अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। मेरे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 28 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हम लोगों ने इस लेक्चर में आज एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो था कि ऑल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ सम साइंटिस्ट हेल्प केमिस्ट टू फॉर्मुलेट न्यू थ्योरीज एंड न्यू एक्सप्लेनेशंस। तो बच्चों, इसका जवाब मैंने आपको कल देना शुरू किया था और आधा जो है वो हमने समझ लिया था और आधा असल में कंपैरिजन था रदरफोर्ड और नील बोहर की थ्योरी के दरमियान। तो मैंने आपको बताया था कि नील बोहर की थ्योरी असल में ये करेक्शन करने के लिए थी रदरफोर्ड की थ्योरी। रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी में ये सजेस्ट किया था कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे होता है, उसका सारा मास न्यूक्लियस के अंदर होता है। याद आया नहीं यार? और जो एटम का बाकी सारा वॉल्यूम है वो इलेक्ट्रॉन्स ने घेरा हुआ होता है जो कि न्यूक्लियस के गर्दिश करते हैं। और उसने उसकी ये सजेशन जो थी शेल्स के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में ये अनचैलेंज्ड रही, मतलब कि दुरुस्त थी। बट रदरफोर्ड जो था कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, ये डिफेक्ट्स थे उसके। उसने एटम की जो क़याम पज़ीरी थी उसकी कोई वजाहत नहीं दी एंड द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम की भी कोई वजाहत नहीं दी। आपने उसके पॉजिटिव जो पोस्टुलेट्स थे वो भी बता दिए और जो उनके अंदर डिफेक्ट्स थे वो भी आपने बता दिए। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में आपने उसकी थ्योरी को डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, इसे कहते हैं एनालिटिकल स्टडी। ये एनालिसिस किया आपने कि ये चीजें पॉजिटिव थी उसमें और ये चीजें उसके डिफेक्ट्स थे। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बोहर, यहां तक बात खत्म हो गई थी। बोहर लीप्ड ओवर डिफिकल्टी बाय यूजिंग क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन दैट वाज प्रोपोज्ड बाय मैक्स प्लैंक। प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना? अब मैं कुछ बता दूं या नहीं दूं? इस बंदे ने ये कहा था कि रोशनी का जो फोटोन, जो पैकेट इलेक्ट्रॉन के हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करने से इमिट होता है। क्या होता है? उसकी एनर्जी जो होती है ना E, वो बराबर होती है H न्यू या HF के। चलो इसको जोड़ो, ये उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है और ये क्या है? ये एनर्जी है। समझ आया? ये और इसकी वैल्यू आपने पढ़ ली। ये प्लैंक्स की थ्योरी थी, मैक्स प्लैंक। उसने उसको इस्तेमाल किया और उसने कहा ये जो एक लाइन निकलती है ना रोशनी की, ये असल में एक फोटोन होता है और ये कब खारिज होता है? जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं तब खारिज नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तब खारिज। मतलब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा तो तब लाइन निकलेगी, वरना एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे तो एनर्जी रेडिएट डिफेक्ट दूसरा तो खत्म हो गया, नहीं हो गया? खत्म कर दिया। यही उसने कहा। बोहर लीप्ड ओवर द डिफिकल्टी। बोहर ने क्या किया? क्या लीप ओवर का क्या मतलब? खत्म किया, काबू पाया, गलबा पाया, ओवरकम किया। समझ आया? ये मीनिंग आपको होने चाहिए। द डिफिकल्टी, इस मुश्किल को उसने हल किया। लीप्ड ओवर, उसने हल किया। द डिफिकल्टी, इस मुश्किल को बाय यूजिंग क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। क्वांटम थ्योरी दैट वाज प्रपोज्ड, जिसको
जिसको पेश किया था बाय मैक्स प्लैंक। अब इसको शॉर्ट कर सकते हैं, बोर लीव्ड ओवर द डिफिकल्टी बाय यूजिंग द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, क्वांटम थ्योरी ऑफ proposed by मैक्स प्लैंक। ओके, बोहर, अब जरा गौर से सुना, यहां से बोहर की बात शुरू हुई। बोहर ने अपना पहला पोस्टुलेट ये दिया था, propose that an electron moves around the nucleus in well defined circular paths called orbits। ऐसे कहा था इसने कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हरकत करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द इन वेल डिफाइंड, बड़े ही वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है? वाज़े किस्म के, बड़े ही वाज़े किस्म के दायरवी रास्तों में कॉल्ड ऑर्बिट्स, जिन्हें मदार कहा जाता है। एन ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी, यहां बात उसने खत्म कर दी कि ईच ऑर्बिट हैव फिक्स्ड एनर्जी। और जब आप जाते हैं चौथे पोस्टुलेट में तो ये देखें, इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट डज नॉट रेडिएट एनर्जी। याद आया नहीं यार? इसका मतलब ये कि ईच ऑर्बिट हैव फिक्स्ड एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन एक शेल में रहेगा तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। समझ आया नहीं यार? An orbit has a fixed energy. Electron present in an orbit does not emit energy. यहां तक आपका पहला पोस्टुलेट पूरा हुआ। फिर सुन लें, Bohr proposed that an electron moves around the nucleus in well-defined circular paths called orbits. Clear हुआ? ये आपको आता है सर उनको? An orbit has fixed energy, ये भी आता है। Electron present in an orbit does not emit energy, does not radiate energy की जगह पे आप emit भी कह सकते हैं। ठीक है, ये की बात। आगे चलूं, अब बच्चे यहां तक उसने क्या कह दिया, ये पहले डिफेक्ट का जवाब है कि जो पहला डिफेक्ट था कि इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स, याद है ना? इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल while revolving around the nucleus, ठीक है, will emit energy continuously while revolving around the nucleus. Thus the orbit of revolving electron will become smaller and smaller and it will fall into the nucleus. This would collapse the atomic structure. Atom stable नहीं, लेकिन भाई जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स थी वो गलत थी और मैक्स प्लैंक की थ्योरी ने उसको रिमूव किया। तो फिर वो डिफेक्ट क्या हो गया? रिमूव हुआ नहीं हुआ पहले पोस्टुलेट से कि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में होता है ना उसकी एनर्जी बढ़ती है ना कम होती है। तो ये पहले डिफेक्ट का जवाब था। दूसरे डिफेक्ट का क्या जवाब है? बोहर एटॉमिक थ्योरी नाइसली, क्या याद रखना, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी explains nicely the stability of an atom and also explains, उसने पहली बात तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया, and also explain, और उसने भी वजाहत की किसकी? why an atom gives the line spectrum, एक एटम से रोशनी लाइन की शक्ल में क्यों खारिज होती है, कॉन्टिन्यूसली क्यों नहीं खारिज होती। ठीक है, कैसे जवाब दिया था? ये चौथे पोस्टुलेट में जवाब दिया था। इसमें चौथे पोस्टुलेट में आपने तो नहीं कहा। क्लियर हुआ? समझ आया नहीं आया? आगे देखो बेटा, अब यहाँ पे जो आपका सवाल था ना, जो आपका उसने नेचुरली एक्सप्लेन किया किसको? स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम एंड एक्सप्लेन्स एंड आल्सो एक्सप्लेन्स व्हाई एन एटम गिव्स द, आपने जो यहाँ लिखा था ना, बट रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन, आपने कहना है अखीर पे ये कहना है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, हाँ जी, नाइसली एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम एंड लाइन स्पेक्ट्रम फॉर एन एटम। आप इसको इससे रिप्लेस कर सकते हो। आजो ये जो तुम नीचे डाल रहे ये डाल दो, दो डिफरेंट जुमले आपको याद करने पड़ेंगे। आप इसकी जगह पे ये भी डाल सकते हो, एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नाइसली द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम। ठीक है, अब जरा बच्चे देखें, पहले नील उसकी रदरफोर्ड की थ्योरी थी तो उसमें क्या था? डिफेक्ट्स थे। जैसे नील बोहर की थ्योरी आई, नए तजुर्बात, मैक्स प्लैंक ने क्या किया था? तजुर्बा किया था और उसने नई थ्योरी दी थी। तो उसके तजुर्बात के बेसिस के ऊपर जो आपकी एटॉमिक थ्योरी थी रदरफोर्ड की, उसमें चेंजेस आए या नहीं आए? आए। तो यही होगा डेवलपमेंट ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी या बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन्स हाउ इंटरप्रिटेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ अदर साइंटिस्ट। या जो आपका सवाल था उधर से डाल दें कि जो डेवलपमेंट है रदरफोर्ड बोहर की थ्योरी की, ये वाज़ेह करती है कि कैसे जो वजाहतें हैं, वजाहत का मतलब समझते हो? जो वजाहतें हैं तजर्बात के नताइज की, आप अदर साइंटिस्ट से दूसरे साइंसदानों के हेल्प कमिस्ट
वो मदद करती हैं कीमियादानों की टू फॉर्मुलेट के वो बनाए न्यू एक्सप्लेनेशन एंड न्यू थ्योरीज, नई थ्योरीज दें और नए वजाहतें पेश करें। तो जो किसी भी साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स के नतायज होते हैं वो केमिस्ट को इस काबिल बनाते हैं कि वो नई एक्सप्लेनेशन दे और नई थ्योरीज दे। तो देखें मैक्स प्लैंक की थ्योरी से पहले रदरफोर्ड की थ्योरी थी। मैक्स प्लैंक ने थ्योरी दी तो उसकी बेसिस पे जो नील बोहर था उसने रदरफोर्ड की थ्योरी के डिफेक्ट्स को वाज़ेह कर दिया और नई थ्योरी दे दी। समझ आया नहीं यार? अब बेटा जी इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस का एक क्वेश्चन जो है मैं आपको उस वक्त तक नहीं समझा सकता जब तक मैं आपको फर्स्ट चैप्टर की सैर ना करूँ। तो आइए जरा फर्स्ट चैप्टर में एक बड़ी खूबसूरत किस्म की थ्योरी पड़ी हुई है एटम के बारे में। आज जरा थोड़ा सा उस थ्योरी की भी ज़ियारत कर लेते हैं ताकि आप लोगों को फायदा हो। लो बच्चों ये आ गया जी। मैं आपसे जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पूछूं तो आपने मुझे ये बताना मेन पोस्टुलेट्स ऑफ जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आर एज फॉलोज। इसका पहला पोस्टुलेट ये था, गौर से सुन लो, कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स, चाहे सोना चांदी है, लोहा है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन, कोई भी एलिमेंट वो बना हुआ है। ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी। टाइनी का मतलब क्या? बहुत ही छोटे, इनडिविजिबल। आपको पता है एटम का वर्ड यूनानी जुबान के लफ्ज एटोमोस से निकला हुआ। एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम मोस। ए का मतलब होता है नॉट और टोमोस का मतलब कटेबल या इनडिविजिबल, वो चीज जिसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। डिविजिबल। बच्चे क्या आप अपने एटम को तोड़ सकते हो? सोच लो सेकंड चैप्टर पढ़ा है और अभी भी कहते हो एटम मजीद नहीं टूट सकते। जॉन डाल्टन को पता नहीं था कि एटम से भी छोटे जर्रे होते हैं। अगर एटम से छोटे जर्रे होते हैं तो इसका मतलब एटम को उनमें थोड़ा, जॉन डाल्टन को पता, आपका इल्म जॉन डाल्टन से ज्यादा है। ये जो उसने थ्योरी दी थी ये डेमोक्रिटस की जो ऑब्जर्वेशन थी उनकी बेसिस पे दी थी। जॉन डाल्टन ये कहता था अगर आप सोने को तोड़ना शुरू करें, तोड़ते 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 एक ऐसा छोटा टुकड़ा आएगा सोने का जिसको अगर आपने मजीद तोड़ दिया तो वो सोना नहीं। वो कहता है उसको तोड़ ही नहीं सकते आप, उसको आप तोड़ ही नहीं सकते। उसको उसने एटम का नाम दिया। लेकिन जनाबे अली विलियम क्रॉक्स के एक्सपेरिमेंट्स ने बताया एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इसका मतलब एटम से इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं नहीं होते? तो एटम तो टूट गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में आपने तो एटम को तोड़ दिया। तो पहले पोस्टुलेट में क्या डिफेक्ट है कि एटम इज इन नहीं है, एटम इज डिविजिबल इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, क्वार्क्स वगैरह वगैरह। समझ आ गया? ये 1808 की थ्योरी है, 200 साल पुरानी है भैया। अब तो बड़े हो जाओ। 200 साल में बड़े एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और एटम को तोड़ दिया गया। लेकिन ये 200 साल पुराना साइंटिस्ट है, ये कहता था कि सारे एलिमेंट्स, पक्की बात है एटम्स के मिलने से बने हैं, और इसके इस पोस्टुलेट में सिर्फ गलती ये है, ये कहता था एटम को तोड़ा, एटम नाकाबिले तकसीम होता है। लेकिन आज हम कहते हैं एटम को तोड़ा जा सकता है। किसमें? किसमें?
कॉन्फिडेंस से बोलो। लेकिन ये आपको अगर कोई बंदा पेपर में पूछे ना राइट डाउन द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उधर ना कहना एटम इज डिविजिबल, उधर जो उसने कहा था वही लिखना। ये गलत हो चुकी है, समझ आया? लो बच्चों, पहला पास्टुलेट आपको समझ आ गया। ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। बाबे को पता नहीं था असल में, ठीक है? अब आपको पता चल गया, आप बड़े हो गए ना, तो देखा पुराने साइंसदानों से ज्यादा इल्म है आपको, ठीक है? तो ऑल एलिमेंट्स, सारे के सारे अनासिर, आर कंपोज, जो बने हुए हैं, टाइनी, छोटे छोटे, इनडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम, पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जॉन डाल्टन का एटम नहीं टूट सकता था, आपका एटम टूट सकता है। समझ आया नहीं यार? इसका मतलब आपने एटम के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर ली है जॉन डाल्टन से। उसके बाद जी पहला पास्टुलेट समझ आ गया? दूसरा गौर से सुनो, पहले का डिफेक्ट समझ आ गया? नहीं आया? क्या डिफेक्ट है? आपने क्या कहना है? जॉन डाल्टन्स फर्स्ट पास्टुलेट ऑफ जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी स्टेट्स दैट, सुन तो लो ना यार, सुन लो। फर्स्ट पास्टुलेट ऑफ जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी स्टेट्स दैट all elements are composed of tiny indivisible quinterline term, indivisible particles called atoms. But now atom is divisible into electrons, protons and neutrons. Defect है ये, indivisible पे झगड़ा हो रहा है सारा, और ये गलत था, divisible। ये लिखा हुआ है उसका पास्टुलेट, जो मैं बता रहा हूं वो डिफेक्ट है। ये बताते खुद ही अब डिफेक्ट है इसका। इनडिविजिबल जो लिखा हुआ ना, यही डिफेक्ट, लेकिन है उसका पास्टुलेट। इसको डिफेक्ट मत समझना, लेकिन इसमें डिफेक्टिव चीज कौन सी है? इनडिविजिबल। आगे चले। एटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल। वो कहता था कि एटम जो होते हैं, ए पर्टिकुलर एलिमेंट, कोई मखसूस अंसर है। तुम सोना पकड़ो, चांदी पकड़ो, लोहा पकड़ो, हाइड्रोजन पकड़ो, एल्यूमिनियम पकड़ो, उसके सारे एटम्स क्या होंगे? आर आइडेंटिकल, सारे बिल्कुल एक जैसे होंगे। जैसे चाइना में चले जाओ तो सारे एक ही शक्ल के, लेकिन एटमों में, चाइना में शायद थोड़ा सा फर्क हो, लेकिन वो ये कहता था सोने के हर एटम का वॉल्यूम क्या? सेम। अब उसको तो इलेक्ट्रॉन्स का पता ही नहीं था, प्रोटॉन्स का पता ही नहीं था, न्यूट्रॉन्स का पता ही नहीं था। तो वो कहता था हाइड्रोजन के जितना एक एटम का वॉल्यूम है, दूसरे के भी वॉल्यूम उतना ही होगा। एक एटम का मास जितना है, दूसरे का मास भी उतना ही होगा। क्या मास, एक एलिमेंट के सारे एटम्स के मासेस सेम होते हैं? क्यों? नील बोर की थ्योरी के बाद वो टॉपिक शुरू हुआ था। आइसोटोप, आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, लेकिन उनके मासेस में फर्क है। एलिमेंट सेम है। ये कहता था आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है, मैं कहूंगा ना हुसैन और हामिद आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब ये है कि हुसैन के नाक का साइज और हामिद के नाक का साइज बराबर है। हुसैन की मूछों का साइज और हामिद की मूछों का साइज बराबर है। जितने दांत हुसैन के मुंह में उतने एक एक चीज हूबहू एक जैसी होगी। ट्विंस कभी देखे हैं? वो भी कहते ना एक जैसे लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फर्क होगा। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि फर्क ही नहीं। तो इसने कहा एटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल, वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। They have same mass and ये मतलब आइडेंटिकल होने का। लेकिन जनाब अली आइसोटोप जब दरियाफ्त हुए तो किसका सत्यानाश हुआ? दूसरे पास्टुलेट का। वो कहता था आइडेंटिकल है, आइसोटोप्स की दरियाफ्त कहती है नहीं, एक एलिमेंट के सारे एटम्स में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, प्रोटॉन सेम होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन सेम नहीं होते, मतलब मास सेम नहीं होता। क्या दूसरा पास्टुलेट डिफेक्टिव हो गया? आइसोटोप्स की जो डिस्कवरी थी उसने किसको चैलेंज किया? दूसरे पास्टुलेट को। एटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल, दे हैव सेम मास एंड सेम वॉल्यूम, बट द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स proved that
The second postulate of John Dalton's atomic theory is wrong. Atoms of a particular element may have different masses. May have different masses. नहीं समझा? क्लियर हो गया? चलो जनाब अली जरा लास्ट वाला तीसरा देखते हैं. During a chemical reaction, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स कंबाइंड. उत्तर ये मुझे अब समझाना पड़ेगा. एटम्स जुड़ते हैं, क्या करते हैं? पक्का? मुझे लगता नहीं है आप सही बता रहे. एटम्स कंबाइन करते हैं. गौर से सुनो, गौर से सुनो. हाइड्रोजन मिल रही है किससे? ऑक्सीजन. क्या बनाएगी? H. ग्रुप नंबर देख रहे हो? इस एटम की वैलेंसी 1 है. सुन रहे हो नहीं सुन रहे? जिनका ग्रुप नंबर 1 है उनके अंदर जेंटलमैन 1 है. इनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर 3, 4, 5, 6, 8 तक. अच्छा बेटा गौर से सुनना. ग्रुप नंबर के बराबर पहले ए की वैलेंसी भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 तक वैलेंसी ग्रुप नंबर के बराबर है. जैसे 5 में जाओगे ना, अब वैलेंसी 5 नहीं है बल्कि 8 को 5 से माइनस करो, वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 3. इसकी 2, आगे वाले की 1 और 8 में की 0. वो किसी से नहीं मिलते. समझ आया? अब हाइड्रोजन पहले ग्रुप में है ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई? पक्का? ले मैं वैलेंसी डाल. ऑक्सीजन कितने कौन से ग्रुप में है? छठे ग्रुप में. देखें छठे में है ना, तो 8 में से 6 के 2, इसकी वैलेंसी आ गई 2. तो बेटा ये 2 हमने इसके नीचे लिखना और ये 1 क्रॉस कर देते हैं. 1 हम लिखते नहीं है, इस वजह से H2O बनता है. नाइट्रोजन को मिला देते हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ. ये याद रखना कुछ 7 एलिमेंट्स हैं जो 2-2 एटम्स की शक्ल में इकट्ठे रहते हैं. ठीक है, बताऊंगा, इनका नाम भी बता देता हूँ. बनेगा NH. नाइट्रोजन 5वें ग्रुप में है, वैलेंसी 3 है. हाइड्रोजन पहले में वैलेंसी 1 है, 3 इधर लिखेंगे, 1 हम लिखेंगे, NH3 बनेगा. क्लियर हुआ? ये तरीका कार है वैलेंसियां यूज करके फार्मूले लिखने का. हाँ, NH3, NH3 नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड. लेकिन बताऊंगा, पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा अभी. ये समझ आ गया? क्लियर हो गया? जनाब अली देखें, एटम्स मिले और एक नया कंपाउंड बन गया. ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं एडिशन रिएक्शन. ठीक है जनाब, मसला क्लियर हो गया? बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास वाटर तो है, आपने इसको हीट किया 2000 डिग्री टेम्परेचर, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन. इसे देखिए आपने एलिमेंट्स को अलग कर दिया, एलिमेंट्स को सेपरेट कर दिया. इसे कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन. ठीक है, समझ आया नहीं है? एडिशन में मिलके नया कंपाउंड बनेगा और डीकंपोजिशन में टूट के वही एलिमेंट्स बन जाएंगे, कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे. अब एक है, गौर से सुनना, कॉपर सल्फेट, नीला तोता. इसके साथ अब लोहे का रिएक्शन करवाए ना, तो लोहा जो है ये कॉपर को हटा के उसकी जगह ले ले, क्या बन जाएगा? FeSO. इसकी वैलेंसी भी 2 होती है, सल्फेट की वैलेंसी भी 2, 2 से कैंसिल, 1 आ गया, वो हम डालेंगे नहीं, कॉपर अलग हो जाएगा. अब क्या हुआ? कॉपर को आयरन ने हटाकर उसकी जगह ले ली, तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें एटम ने रीअरेंज किया अपने आप को, एक उठा दूसरा उसकी जगह पे आ गया, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्लियर हुआ? AgNO3 का रिएक्शन अगर आप करवा दें, सुन रहे हो कि नहीं? सुन रहे हैं. खाने के नमक के साथ, तो ये जो सिल्वर है ना, ये क्लोरीन के साथ जाके लग जाता है, और जो सोडियम है वो नाइट्रेट के साथ. इसमें देखे दोनों अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे? अपने पार्टनर चेंज कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे? इसे कहते हैं, क्या बनेगा? AgCl और NaNO3.
ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड। समझ आया नहीं यार? बेटा जी ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। ये था डिस्प्लेसमेंट जिसमें एक ने दूसरे को डिस्प्लेस किया। यहाँ पे क्या हुआ? हाँ जी बेटा जी, ये 4 किस्में हैं केमिकल रिएक्शंस की, एडिशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो या डबल डिस्प्लेसमेंट हो, एटम्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं, ऐसा ही है ना। और एडिशन में क्या होता है? मिलकर नया कंपाउंड बनाएंगे बेटा जी। और मजे की बात देखें, जब वो मिलकर नया कंपाउंड बनाते हैं तो मैंने बताया कि ये स्पेसिफिक रेशियो में मिल रहे हैं। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के 3 ही मिलेंगे, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के 2 ही मिलेंगे। पानी का फार्मूला क्या H4 हुआ आएगा? कभी नहीं आएगा, हमेशा H2O रहेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसी चीज को उन्होंने यहाँ पे लिखा। ये देखें, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस एटम जुड़ते हैं, अलग होते हैं या रीअरेंज करते हैं, ऐसा ही है। इसने सारी केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स आपको बता दी। आप समझ आ नहीं यार? इतनी बड़ी बात इसके अंदर छुपी है, हालांकि उसने बातें 3 ही की। आगे देखो, दे कंबाइन, एटम्स जुड़ते हैं इन सिंपल रेशियोज, इन फिक्स्ड रेशियोज टू फॉर्म द कंपाउंड्स। क्या बनाने के लिए? मुरक्कबात बनाने के लिए एटम सिंपल रेशियोज में मिलते हैं, फिक्स्ड रेशियोज में मिलते हैं। समझ आ नहीं यार? कभी वो रेशियो चेंज नहीं होती। अब बेटा ये पास्टुलेट अभी तक ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वैलेंसी का कांसेप्ट है और वैलेंसी का भी चेंज नहीं होती। ये भी तक भी पूरी केमिस्ट्री इस पे बेस कर रही है, पूरी केमिस्ट्री। समझ आया? अब जरा आखिर पे आ जाए। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड, ये कह रहे एटम को बनाया नहीं जा सकता। क्या? नीदर बी नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बी लगाना नॉर के बाद, ना तो बनाया जा सकता और ना ही तबाह किया जा सकता है। अब बताओ ये हो सकता है? नहीं हो सकता। कैसे हो सकता? बताएं भी तो सही, कैसे? ठीक है, और कुछ? एक एटम को एनर्जी में चेंज किया जा सकता? बोलो। यस सर। कैसे? एटम को पकड़ना और स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवा देना। मैं आपकी जो फिजिक्स की डेफिनेशन है, E इक्वल्स मैटर पकड़ना, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवाना, आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो एटम को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को वापस एटम में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो लास्ट पास्टुलेट भी क्या? एटम को तोड़ा जा सकता है। ठीक है, सो जनाब अली लास्ट पास्टुलेट भी। ये 4 पास्टुलेट्स आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं बेटा जी। डाल्टन वाज एबल टू एक्सप्लेन द, डाल्टन इस काबिल था, गौर से सुनना, उस वक्त लिवाइजे ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। और लोग कहते थे जब कोयला जलता है ना तो मैटर तबाह हो जाता, मैटर खत्म हो जाता। लेकिन जब कोयला जलता है ना पुत्र, तो ये रिएक्शन होता है। जब भी कभी जिंदगी में याद रखना, जलने की बात हो, बर्निंग, तो वो रिएक्शन विद ऑक्सीजन होता है, उसमें CO2 बनती है। अब आपका कोयला जब जलता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और बहुत सारी और दूसरी गैसेस बनती है और राख बनती है। अगर आप कोयले के जलने के दौरान जितनी ऑक्सीजन और कोयला इस्तेमाल हुआ है उसका मास निकाल लें, और जितनी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस बनी है उनका मास निकाल लें, दोनों क्या आएंगे? सेम आएंगे, सेम आएंगे, चेंज नहीं होंगे। लेकिन लोग पहले ये समझते थे ये चीजें जल के तबाह हो जाती है, खत्म हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं। इसकी वजाहत किसने दी? इसकी थ्योरी ने दी। इसने क्वांटिटेटिवली, डाल्टन वाज एबल टू एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स दैट साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम हैड ऑब्टेन्ड इन देयर एक्सपेरिमेंट्स। वो जो क्वांटिटेटिव का क्या मतलब? मिकदारी नताइज, मिकदारी नताइज, कैलकुलेटेड रिजल्ट्स। समझ आया नहीं? दैट साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम, जो साइंसदानों ने उसके दौर के हैड ऑब्टेन्ड हासिल किए थे इन दी एक्सपेरिमेंट्स, अपने तजर्बात में। ही नाइसली एक्सप्लेन्ड, लो जी, उसने वाज़ेह किया बड़े ही उम्दा अंदाज में, द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जो मैंने कल 4 गिने थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ये 4 कवानीन थे
जिनकी वजाहत डनके की चोट पे की थी। इस वजह से इसकी थ्योरी, जैसे आज आइंस्टाइन की थ्योरी मशहूर है ना, इसकी थ्योरी उस वक्त की बहुत मशहूर थ्योरी थी। ये थ्योरी आज तो आप बच्चे इसमें नुक्स निकाल रहे हैं ना, और उस वक्त ये दुनिया की सबसे अजीम थ्योरी थी, बड़ा मशहूर हुआ था डाल्टन। समझ आया नहीं? तो इसने, आप समझ आया, इसने नाइसली एक्सप्लेन किया था। His brilliant work became the main stimulus for the rapid progress of chemistry during the 19th century. उसके शानदार काम, his brilliant work, उसका शानदार काम became, बन गया था main stimulus, main stimulus, stimulus का मतलब था मुतहर्रिक। क्या? मुतहर्रिक क्या होता है बेटा? आपके जिस्म के अंदर या बाहर होने वाली कोई भी ऐसी तब्दीली जो आपको रद्द अमल करने पे मजबूर करे। जैसे आपका कोई दोस्त आपको बाहर से गाली दे दे, तो आप उठ के क्या लगा देंगे? 2-3 चपेड़े? नहीं। या आपका दोस्त आपका नाम, आप रोना शुरू कर दें। या आपका एक टीचर है, उसने पढ़ा लिखा और अच्छा इंसान बन गया, आप जा रहे थे जी खनाबुल, रास्ते में क्या हो गया, इशारा बंद, पता चला जी ऑफिसर गुजर रहे। बच्चा, अच्छा ऑफिसर की इतनी इज्जत होती है, मैं भी ऑफिसर बनूंगा। ये है स्टिमुलस, मुहर्रिक, तहरीक पैदा कर देने वाला। तो उसकी जो शानदार काम था वो बन गया। वो क्या हो गया? बन गया बुनियादी मुहर्रिक फॉर द रैपिड प्रोग्रेस, बहुत तेज रफ्तार किसके लिए? तरक्की का। लोगों ने बहुत सारे रिसर्च करना शुरू कर दिया। अच्छा ये है, और लोगों ने काम करना शुरू किया। ठीक है, आप केमिस्ट्री ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में केमिस्ट्री ने बहुत तरक्की की है, और उसकी वजह जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी। ठीक है, However, और से सुनना, बहरहाल सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, तजुर्बात के एक सिलसिले ने that were performed, जो किए गए in 1850, 19वीं सदी के दरमियान में, and beginning of 20th century, और 20वीं सदी के शुरू में। ठीक है, समझ आया नहीं? क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेटेड, उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर इस बात की वजाहत दे दी, द एटम इज डिविजिबल, एटम टूट सकता है। पहला पोस्टुलेट क्या? एंड consist of subatomic particles, एटम को तोड़ा जा सकता है, और एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स का सबको पता है, झेली एटमी जर्रात होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आल्सो द एटम ऑफ एन एलिमेंट में डिफर इन मासेस। दूसरा पोस्टुलेट क्या? उड़ गया? ऐसा ही है ना? तो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट में डिफर इन मासेस, सच एटम्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। क्लियर हो गया? thus some of the postulates of Dalton's atomic theory were found defective and were changed, और फिर उनको तब्दील कर दिया गया। एक्सपेरिमेंट्स की डिमॉन्स्ट्रेशंस ने हमें इस काबिल बनाया। अब मैं कभी अगर आपसे पूछूं कि जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या है, तो बेटा मुझे बताना है। जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के डिफेक्ट्स बयान करें, तो बेटा इसके बड़े ही खूबसूरत किस्म के जवाब आपके पास लिखे हुए पड़े हुए हैं, और मैंने आज बता भी दिए हैं। तो आइंदा मुझे फिर इसका नतीजा मिलना चाहिए। इसी के साथ आज का लेक्चर क्लोज करता हूँ, मजीद नहीं पढ़ाता, जहाँ जाके पापड़ खाएं। अल्लाह हाफ़िज़।